दोस्तों, इंडेप्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी दवाइयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। यही दवाइयाँ हमारी जान बचाती हैं और बीमारियों को ठीक भी करती हैं। इसलिए इनकी पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम आमतौर पर उपयोग होने वाली सभी दवाइयों की पहचान करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल दवा के नाम से ही, उसमें मौजूद कंपाउंड के नाम से ही उसका उपयोग जान सकेंगे। सबसे पहले आप इन दवाओं को देखकर बताइए कि इनमें क्या कॉमन है। आप में से कई लोग इसकी कॉमन चीज़ का नाम जान गए होंगे और कई लोग नहीं भी जाने होंगे। उन्हें मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप इनके नाम पर मत जाइए, बल्कि इनके कंपाउंड को देखिए। तीनों ही दवाओं में आपको पेंटोप्राजोल कॉमन मिलेगा। आप स्क्रीन पर देखिए। और ये तीनों दवाएं ही कब काम आएंगी? जब किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनेगा, या फिर पेट में छाले हो, एसिड के कारण सीने में जलन होती हो, या फिर एसिड के कारण लंग्स यानी कि फेफड़ों में भी परेशानी हो रही हो। कुल मिलाकर यदि पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, पेट का एसिड सीने में आ रहा है, या फिर छाले हो रहे हैं, पेट में गैस बन रही है, तो इन दवाओं को दिया जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि ये मैंने कैसे बता दिया कि इस दवा को यानी कि इन दवाओं को पेट के एसिड की बीमारी में ही दिया जाता है। तो इसके लिए इसके कंपाउंड के नाम को देखिए। पेंटोप्राजोल, अंत में प्राजोल है, यानी कि जिस भी दवा के कंपाउंड के नाम के अंत में प्राजोल होगा, यानी कि सफिक्स में प्राजोल होगा, उस दवा का उपयोग मुख्य रूप से पेट में एसिड बनने की समस्या में दिया जाएगा। और इसी तरह हम केवल सफिक्स यानी कि दवाओं के कंपाउंड के अंतिम कुछ अक्षर देखकर यह पता कर सकते हैं कि वो दवा क्या काम करेगी और किस बीमारी में दी जाएगी। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर एक ही बीमारी के लिए कई बार हमें अलग अलग दवाएं देते हैं और कहते हैं कि ये वैसा ही काम करेगी जैसा कि पुरानी दवा। और जैसा कि इन तीनों दवाओं को हम देख ही चुके हैं, एक पेंटाकाइंड है, एक पेंटोसेक है और एक पेनसेक है, लेकिन तीनों का एक ही काम है। क्योंकि इनका कंपाउंड एक ही है, इसलिए आप दवाओं के ब्रांड नेम से कंफ्यूज ना हो। नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे कि कार का नाम स्विफ्ट, मारुति, फॉर्च्यूनर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कारें ही तो हैं और उनका काम भी एक जैसा है। ठीक उसी तरह दवाओं का नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर जो कंपाउंड होगा वो अल्टीमेटली कोई खास काम ही करेगा। और इसी कंपाउंड को पहचान कर हम किसी भी दवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, यदि किसी दवा के कंपाउंड के नाम का सफिक्स यानी कि अंतिम भाग प्राजोल है, तो वो दवाएं पेट से जुड़ी हुई बीमारियों, खासकर पेट के एसिड से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए उपयोग की जाएंगी। इन तीन दवाओं में हमने पेंटोप्राजोल कंपाउंड देखा है, लेकिन इसके अलावा भी लेंसोप्राजोल और ओमिप्राजोल जैसी दवाएं भी होती हैं जिनके अंत में प्राजोल आता है, और इन्हें भी हम गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करते हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत अंग्रेजी के लेटर ए से करते हैं और इसी तरह बी, सी, डी और जेड तक जाएंगे। तो देखिए, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में एक्टॉन शब्द आता है, आप स्पेलिंग देख लीजिए, ACTONE, तब ऐसी दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से बीपी को कम करने के लिए, किडनियों के द्वारा शरीर में जमा किए गए अतिरिक्त तरल पदार्थ या फिर पानी को बाहर निकालने के लिए, दिल पर पड़ने वाले दबाव या फिर कार्डियोवैस्कुलर कंजेशन को कम करने के लिए, और तरल पदार्थ जमा होने से यदि सूजन आ रही है, जैसे कि चेहरे पर, पिंडलियों पर, पेट में या कहीं और भी, यानी कि एडिमा की समस्या बन रही है, तो इसे ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। अब यदि कॉमन दवाओं की बात करें तो आप देखिए, एल्डेक्टॉन, इसमें होता है स्पिरोनोलेक्टॉन। आप इसको इसके एक्टॉन सफिक्स से पहचान कर सकते हैं कि यह दवा किस काम आएगी। अब दूसरा, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में एस शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए, ASE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से ब्लड क्लॉट्स को तोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि हमारी नसों में जो खून के थक्के या फिर क्लॉट्स बन जाते हैं जिनके कारण हार्ट अटैक का खतरा होता है, तब इन क्लॉट्स को तोड़ने के लिए कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस। आप देखिए, इसके अंत में भी ASE अक्षर है। इन्हें हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कह सकते हैं और इनका उपयोग ब्लड में जमा क्लॉट्स को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से इंजेक्शन के रूप में किया जाता है।
अब तीसरा, यदि किसी दवा के कंपाउंड में इसके अंत में एजाइन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए AZINE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से मितली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। आप इन्हें एंटी एमेटिक्स दवाएं भी कह सकते हैं। इनके उदाहरणों में प्रोमेथाजाइन शामिल है। स्क्रीन पर आप दवा को भी देख सकते हैं, फेनर्गन और मैथिस्टेन। दोस्तों, इन दोनों दवाओं में प्रोमेथाजाइन है और इन्हें उल्टी और मितली जैसी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। चौथा, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में कैन शब्द आ रहा है, आप स्पेलिंग देखिए CAINE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से लोकल एनेस्थेटिक की तरह किया जाता है, यानी कि बॉडी के किसी खास एरिया को सुन्न करने के लिए। इनमें शामिल हैं लीडोकेन, बेंजोकेन और जाइलोकेन। इन्हें मुख्य रूप से लिक्विड फॉर्म में ही उपयोग किया जाता है, चाहे वो इंजेक्शन हो, स्प्रे हो या फिर ड्रॉप्स हो। आपने टीवी पर दर्द दूर करने वाले स्प्रे भी देखे होंगे, या फिर कान दर्द की दवा जैसे कि ओटेक एसिड नियो भी देखी होगी। इनमें सुन्न करने वाली दवाएं ही पाई जाती हैं, फिर चाहे वो लीडोकेन हो या फिर बेंजोकेन हो। अब पांचवा, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में साइक्लिन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए CYCLINE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि साइक्लिन दवाएं जो होती हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है और इनका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले अलग अलग तरह के संक्रमणों जैसे मुहासे, रोजेशिया, यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, आँखों का संक्रमण, फोड़े फुंसी, मसूड़ों का संक्रमण, गोनोरिया, क्लेमाइडिया या फिर सिफिलिस, यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण में इनका उपयोग किया जाता है। आप याद रखें, यदि किसी दवा के कंपाउंड के नाम के अंत में साइक्लिन है तो वो दवा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब छठवां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में डिपाइन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देख लीजिए DIPINE, तब इन दवाओं का मुख्य रूप से उपयोग हाई BP और हार्ट अटैक को रोकने में किया जाता है। इनके उदाहरण भी है एम्लोडिपाइन और नीफेडिपाइन। ये मुख्य रूप से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाएं हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि नसों को रिलैक्स करती हैं, जिससे कि दिल तक रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और हमारे दिल पर से वर्कलोड कम हो जाता है। क्योंकि नसों के सक्रिय होने से हमारे दिल को पूरे शरीर में खून को पहुंचाने के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ता है। तो ऐसे में डिपाइंस जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नसों को शिथिल करके दिल को राहत देते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करते हैं। इसके बाद सातवां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में फ्लॉक्सेसिन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देख लीजिए FLOXACIN, तब इन दवाओं का मुख्य रूप से उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही किया जाता है। साइक्लिन दवाओं की तरह फ्लॉक्सेसिन भी एंटीबायोटिक ही होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनके उदाहरणों में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और लीवोफ्लॉक्सेसिन जैसी दवाएं शामिल हैं। अब आठवां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में इड या आइड शब्द आया है, आप स्पेलिंग देख लीजिए IDE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ की बीमारी में किया जाता है। इनके उदाहरणों में रिपाग्लिनाइड, नाइटग्लिनाइड, ग्लाइब्यूराइड और ग्लिपेजाइड जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल हैं। ये दवाएं इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाती हैं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल में कमी आती है। नौवां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में आइन या फिर इन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए INE, तब इन दवाओं को मुख्य रूप से एलर्जी के लक्षणों को रोकने में उपयोग किया जाता है। और एलर्जी के लक्षण तो आप जानते ही हैं, छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, बुखार आना, खुजली होना, रैशेज होना या फिर कभी कभी सूजन आना। और इन दवाओं के उदाहरणों में लोराटाडाइन या फिर ब्रोमफेनिरामाइन जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल हैं। ये दवाएं शरीर से निकलने वाले एक खास केमिकल को ब्लॉक कर देती हैं, जिसे कि हिस्टामाइन कहा जाता है, और हिस्टामाइन ही एलर्जी के लक्षणों को महसूस करवाता है। इसलिए इन दवाओं को एंटी हिस्टामाइन दवाएं भी कहा जाता है। अब 10वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में लैम शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए LAM, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से दिमागी समस्याओं जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इनके उदाहरणों में
एल्प्राजोलाम जैसी दवाएं शामिल हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप याद रखें कि हम बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद 11वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में लोल शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए LOL, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से बीपी और हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन को थोड़ा स्लो करने के लिए किया जाता है। और इन दवाओं को ज़्यादातर हाइपरटेंशन और क्रोनिक हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में उपयोग किया जाता है। इनके उदाहरणों में एटेनोलॉल, मेटाप्रोलोल और प्रोप्रेनालॉल जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल हैं। ये दवाएं हार्ट रेट और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करके यानी कि कम कर देती है, जिससे कि बीपी में कमी आती है और क्रोनिक हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके बाद 12वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में माइसिन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए MICIN या फिर MYCIN, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन्स और फ्लॉक्सिसिन्स की तरह ही ये दवाएं भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं और इनके उदाहरणों में जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल हैं। अब 13वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में पैम शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए PAM, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से दिमागी समस्याओं जैसे कि एंजाइटी के लिए किया जाता है। ये दवाएं बेंजोडायज़ेपाइन दवाएं होती हैं और इनके उदाहरणों में डायज़ेपम या फिर लोराज़ेपम जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल हैं। इसके बाद 14वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में फाइलिन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए PHYLLINE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से सांस से जुड़ी हुई बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि अस्थमा या फिर COPD में। इन दवाओं को ब्रोंकोडायलेटर भी कहा जाता है और इनके उदाहरणों में थियोफाइलिन जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल होते हैं। हम यदि इन दवाओं के वर्किंग की बात करें तो ये ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियल्स को फैला देती है, जिससे कि सांस लेना सरल हो जाता है और हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है। 15वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में प्राम शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए PRAM, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से मूड स्विंग, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है। इन्हें SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह भी जाना जाता है। दरअसल हमारे दिमाग में से एक केमिकल निकलता है जिसे कि सेरोटोनिन कहते हैं। ये दिमाग को शांत रखता है और मूड को अच्छा भी रखता है। यदि इस केमिकल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को क्रोनिक डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए SSRI दवाएं, जिनके उदाहरणों में सिटेलोप्राम जैसी दवाएं भी शामिल हैं, वो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद 16वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में प्राजोल शब्द आया है, तो आप याद करिए हम स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसे गैस्ट्रिक समस्याओं में दिया जाता है और ये दवाएं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में सार्टन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए SARTAN, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से हाई बीपी को कम करने के लिए किया जाता है। इनके उदाहरणों में लोसार्टन और वेलसार्टन जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल हैं। दरअसल ये दवाएं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। 18वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में सन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए SONE, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से स्टेरॉइड की तरह किया जाता है। बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होने पर स्टेरॉइड दवाओं का ही उपयोग किया जाता है। इनके उदाहरणों में डेक्सोमिथासन और प्रेडनिसन जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल हैं। अब अगली दवा यानी कि 19वीं दवा, तो 19वीं दवा है स्टैटिन। यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में स्टैटिन शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए STATIN, तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। स्टैटिन दवाएं मेनली हमें दिल की बीमारियों से बचाती हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी नसों में LDL कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे कि ब्लड की सप्लाई बाधित होती है और दिल की बीमारियों का कारण बनती है। इसीलिए स्टैटिन्स का उपयोग दिल की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है और इन दवाओं के उदाहरणों में एट्रोवास्टैटिन या फिर सिम्वास्टैटिन जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल होते हैं। 20वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में टेरॉल शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए TEROL,
तब इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से सांस से जुड़ी हुई बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि अस्थमा में या फिर COPD में। इन दवाओं को ब्रोंकोडायलेटर्स भी कहा जाता है और इनके उदाहरणों में एल्ब्यूटेरॉल और लीवोब्यूटेरॉल जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल हैं। 21वां, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में थायाजाइड शब्द आया है, आप स्पेलिंग देखिए THIAZIDE, तब इन दवाओं का उपयोग डायूरेटिक्स यानी कि मूत्रवर्धक दवाओं की तरह किया जाता है। ये किडनियों से तरल और पोटेशियम दोनों का ही उत्सर्जन बढ़ा देती हैं। इन दवाओं से BP कम होता है और दिल की बीमारियों या फिर शरीर में सूजन जैसे कि एडिमा का रिस्क भी कम हो जाता है। इनके उदाहरणों में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जैसी दवाएं या फिर कंपाउंड शामिल हैं। इसके बाद 22वां और आखिरी, यदि किसी दवा के कंपाउंड के अंत में ट्रिप्टिलिन शब्द आया है, आप देखिए स्पेलिंग देखिए TRIPTYLINE, तब इन दवाओं का उपयोग डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD और दूसरी तरह के मूड डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। इनके उदाहरणों में एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन जैसी दवाएं या कंपाउंड शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉमनली यूज़ होने वाली दवाएं और उनकी पहचान। हालांकि हमने इन दवाओं में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं जैसे कि पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनेक को शामिल नहीं किया है। ये दवाएं बुखार को कम करती हैं, दर्द में राहत देती हैं और सूजन को कम करती हैं। और इन्हें इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते ही हैं। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और यदि ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए इन डेप्थ लाइफ साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।